हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों तथा उपग्रहों के अलावा भी कई तरह के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोराइट्स इत्यादि। पर साल 2017 में पहली बार हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जो हमारे सौरमंडल का था ही नहीं। दरअसल ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सौरमंडल से आया था। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ये आसानी से सूर्य की ग्रेविटी के प्रभाव से निकल गया। फिलहाल ये उस रास्ते पर है जो इसे हमारे सौरमंडल से बाहर ले जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को पहले C2017 U1 PAN-STARRS नाम दिया गया था, जिसे बाद में बदलकर आओमुअमुआ कर दिया गया, जो एक हवाईयन नाम है जिसका मतलब होता है दूर से आने वाला पहला मैसेंजर। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इस ऑब्जेक्ट के बारे में तथा ये भी कि ये कहां से आया था, इसे कैसे डिटेक्ट किया गया, ये असल में क्या हो सकता है इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दिन था 19 अक्टूबर 2017 का, जब पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स की नज़र एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर पड़ी जिसकी ट्रेजेक्टरी सौरमंडल में मौजूद बाकी सभी ऑब्जेक्ट से अलग थी। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। इसे डिटेक्ट किया गया PAN-STARRS ने, जो पावरफुल टेलीस्कोप्स का एक ऐसा ग्रुप है जो ऐसे हर तरह के ऑब्जेक्ट्स पर नज़र बनाए रखता है जो अंतरिक्ष में या तो मूव कर रहे हो या फिर वेरिएबल हो, जैसे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स। पहले एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि ये ऑब्जेक्ट भी एक साधारण कॉमेट से ज्यादा कुछ नहीं है, पर जब उन्होंने लगातार 34 दिन तक इस पर नजर बनाए रखी तथा ऑर्बिटल मैकेनिक्स के आधार पर इसकी छानबीन की, तो पता चला कि ये इस सौरमंडल का है ही नहीं, बल्कि किसी दूसरे सौरमंडल से यहाँ तक पहुंचा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसे आओमुअमुआ नाम दिया गया, जो एक हवाईयन नाम है जिसका मतलब होता है दूर से आने वाला पहला मैसेंजर। इससे पहले कि ये जाने कि ये कहां से आया है, आइए जान लेते हैं कि इसका आकार कैसा है तथा ये किस चीज से बना है। हमारे टेलीस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट की जो तस्वीर ली है वो कुछ ऐसी है। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, ये एक छोटे से धुंधले डॉट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए केवल इस तस्वीर के आधार पर इस ऑब्जेक्ट के आकार के बारे में बता पाना लगभग असंभव है। पर जब हमने इस पर लगातार नजर बनाए रखी, तो हमने देखा कि इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ इसके ब्राइटनेस में भी लगातार अंतर आ रहा था। हमारे सौरमंडल में ऐसी प्रॉपर्टीज केवल वही ऑब्जेक्ट शो करते हैं जो आकार में लंबे हो तथा टम्बलिंग मोशन में हो, यानी कि यात्रा करते समय उनकी बॉडी भी अपना पोजीशन लगातार बदल रही हो। ऐसे ऑब्जेक्ट्स अपने पास्ट में हुई एक बड़ी कॉलिजन के गवाह होते हैं। चूंकि आओमुअमुआ के पास कॉमेट्स की तरह पूंछ नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के रेडिएशन के कारण इसका सरफेस वेपोराइज नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कम से कम 1 मीटर की गहराई तक या तो ये पत्थर से बना है या फिर किसी मेटल से, यानी कि ये निश्चित रूप से एक एस्ट्रॉयड है, न कि कोई कॉमेट। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो ये लगभग 400 मीटर लंबा है तथा कम से कम इससे 10 गुना ज्यादा चौड़ा है। इस तरह के आकार का कोई ऑब्जेक्ट हमने अपने सौरमंडल में आज तक नहीं देखा है। हमारे सौरमंडल में 3:1 से ज्यादा की लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात में कोई भी ऑब्जेक्ट आज तक देखा नहीं गया है। आओमुअमुआ के ब्राइटनेस पैटर्न से ये पता चलता है कि ये हर 7.3 घंटे में एक बार स्पिन कर रहा है। इसका सरफेस भूरे रंग का है, जो ये दर्शाता है कि ये ऑब्जेक्ट अरबों सालों से कॉस्मिक रेस को झेलता आ रहा है। फिलहाल एस्ट्रोनॉमर्स ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक एस्ट्रॉयड है जो सिगार के आकार का है तथा या तो पूरी तरह पत्थर का बना हुआ है या फिर मेटल का। यहाँ एक संभावना ये भी है कि हो सकता है ये किसी दूसरी उन्नत सभ्यता का कोई स्पेसशिप हो जो पूरी तरह से मेटल का बना हुआ हो सकता है दूसरे सौरमंडल में रहने वाली किसी अन्य विकसित सभ्यता ने इसे हमसे संपर्क करने के लिए हमारे सौरमंडल में भेजा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वोयेजर यानों को दूसरे सौरमंडल में भेजा है। यूं तो ऐसा होना काफी मुश्किल लगता है,
पर कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इस संभावना की भी जांच कर रहे हैं तथा ये पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि कहीं ये ऑब्जेक्ट हमें किसी प्रकार का कोई सिग्नल तो नहीं भेज रहा। इस ऑब्जेक्ट के बारे में जो सबसे अजीब बात है वो है इसका मोशन। हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में मौजूद हर वस्तु केपलर लॉ को फॉलो करते हुए हमेशा केवल एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करती है। ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी से हमें पता चलता है कि एलिप्स कितना फैला हुआ है। जैसे अगर एक्सेंट्रिसिटी 0 है तो ऑर्बिट एक परफेक्ट सर्कल होगा, और अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम है तो ऑर्बिट एलिप्टिकल होगा। इसका मतलब यह है कि इस सौरमंडल में मौजूद हर तरह का ऑब्जेक्ट सूर्य से ग्रेविटेशनली बाउंडेड होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की एक्सेंट्रिसिटी है 0.0167, जिसके कारण इसका ऑर्बिट लगभग सर्कुलर है। हेली कॉमेट की एक्सेंट्रिसिटी होती है 0.967, जिसके कारण इसका ऑर्बिट एक स्ट्रेच्ड एलिप्स होता है। एक से ज्यादा एक्सेंट्रिसिटी रखने वाले ऑब्जेक्ट्स अनबाउंड हाइपोबोलिक पाथ फॉलो करते हैं, जिसके कारण वो सही मायनों में कभी भी सूर्य का चक्कर नहीं लगाते। ऐसे ऑब्जेक्ट्स सूर्य की ग्रेविटी से डिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। आउमुअमुआ की एक्सेंट्रिसिटी है 1.2, जिसका मतलब ये है कि इसका हाइपोबोलिक पाथ इसे हमारे सौरमंडल से बाहर ले जाएगा। दूसरे शब्दों में इसे आप एस्केप वेलोसिटी से भी समझ सकते हैं। अगर आप पहले से नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एस्केप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी होती है जो उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल सके। जिस समय आउमुअमुआ बुध ग्रह के ऑर्बिट में था उस समय वो सूर्य के सबसे नजदीक था। उस समय इसकी रफ्तार थी 87.7 किलोमीटर पर सेकंड। बुध ग्रह के ऑर्बिट से निकलने के लिए इस ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी लगभग 80 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। चूंकि आउमुअमुआ की रफ्तार इससे कहीं ज्यादा थी, ये आसानी से सूर्य के ग्रेविटी के प्रभाव से निकलकर फिर से इंटरस्टेलर स्पेस में जा सकता था। 9 सितंबर 2017 को ये सूर्य के सबसे नजदीक था। 14 अक्टूबर को ये पृथ्वी के नजदीक से गुजरा था तथा 1 नवंबर को ये मंगल के ऑर्बिट से बाहर निकल गया। जिस रफ्तार से ये जा रहा है, मई 2018 में ये बृहस्पति से भी आगे निकल जाएगा तथा साल 2019 में शनि ग्रह से आगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये आया कहां से था तथा इसकी रफ्तार इतनी तेज क्यों थी। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 3 तरह के हाइपोथेसिस पर विचार किया। पहला हाइपोथेसिस ये था कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल के बाहर से नहीं बल्कि यहीं मौजूद क्यूपर बेल्ट या ऊट क्लाउड से आया था। पर यहाँ परेशानी ये थी कि इन रीजन से आने वाले एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स केवल इतनी रफ्तार ही प्राप्त कर पाते हैं कि वो वापस वहीं लौट सके जहां से वो आए थे। आउमुअमुआ जैसी रफ्तार प्राप्त करने के लिए इन रीजन से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को एक खास तरह के ग्रेविटेशनल किक की जरूरत थी, किसी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट से। कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल ने हमें ये बताया कि वहां ऐसा कोई प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है जो ऐसा कर पाए, यानी कि आउमुअमुआ हमारे सौरमंडल का नहीं हो सकता। दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि आउमुअमुआ किसी दूसरे सौरमंडल से आया है जो हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दूसरे सौरमंडल से आकर हमारे सौरमंडल में प्रवेश करने के कारण ही इसने इतनी गति पकड़ी है। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जब हमने कंप्यूटर सिमुलेशन में आउमुअमुआ के पाथ तथा सूर्य से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी के अंदर मौजूद 3700 तारों के मोशन को रिवाइंड किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आउमुअमुआ आज से करीब 1.3 मिलियन साल पहले TYC4742-102701 नाम के तारे के ऊट क्लाउड से होकर गुजरा था। हालांकि उस समय आउमुअमुआ की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति सेकंड से ऊपर की रही होगी, जो उस स्टार सिस्टम की ग्रेविटी से भी इसे निकालने के लिए काफी था। इसका मतलब ये निकलता है कि आउमुअमुआ उस स्टार सिस्टम में भी कहीं बाहर से दाखिल हुआ था। अब अगर तीसरे हाइपोथेसिस की बात करें तो ये कहता है कि आउमुअमुआ किसी सौरमंडल से नहीं बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस से आया था। दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स काफी पहले से ये मानते आए हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस में काफी मात्रा में एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। अगर आप इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 सौरमंडल के बीच की वो दूरी होती है जहां न तो तारे होते हैं और न ही ग्रह। सौरमंडल के निर्माण के दौरान ग्रहों या उपग्रहों से अलग हुए भाग इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाते हैं, जो बाद में अलग अलग सौरमंडल में भ्रमण करते रहते हैं। आउमुअमुआ भी एक ऐसा ही एस्ट्रॉइड था। इस हाइपोथेसिस से सबसे ज्यादा लोग सहमत थे। आज आउमुअमुआ को हम एक पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, पर क्या वाकई में केवल यही एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है
जो हमारे सौरमंडल में दाखिल हुआ है? जी नहीं। दरअसल हर साल कई सारे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारे सौरमंडल में आते रहते हैं, पर ज्यादातर समय हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। आउमुअमो को हम केवल इसलिए डिटेक्ट कर पाए क्योंकि ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ गया कि पैन स्टार्स इसे डिटेक्ट कर सके। भविष्य में इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को आसानी से डिटेक्ट करने के लिए लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है, जो साल 2019 से काम करना शुरू कर देगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की खोज को लेकर एस्ट्रोनॉमर्स इतने एक्साइटेड क्यों हैं? दरअसल इनके मुख्य दो कारण हैं। पहला ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स काफी पहले समय से ये मानते आ रहे हैं कि हमारे सौरमंडल में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स काफी मात्रा में हमेशा दाखिल होते रहते हैं, पर हम इनमें से किसी ऑब्जेक्ट को अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। ऐसे में पहले ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना वाकई में काफी एक्साइटिंग है। दूसरा कारण यह है कि चूंकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स या तो इंटरस्टेलर स्पेस से आते हैं या फिर किसी दूसरे सौरमंडल से, ये हमें इंटरस्टेलर स्पेस तथा दूसरे सौरमंडल के नेचर के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आउमुअमा का सिगार जैसा आकार हमारे लिए बिल्कुल नया था। ऐसी लंबाई और चौड़ाई वाला कोई ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में पाया नहीं जाता। अगर इस तरह के आकार के ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सौरमंडल में पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वो सौरमंडल हमारे अपने सौरमंडल से काफी अलग तरह का होगा। अभी हम इतने विकसित नहीं हैं कि इसकी जांच कर पाएं, पर भविष्य में जब हम इस काबिल हो जाएंगे तो हम बाहर से आए इन मेहमानों के बारे में और भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आउमुअमा अभी कहाँ है। इसका उत्तर यह है कि ये काफी तेज रफ्तार से हमसे दूर होता जा रहा है और फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जिससे हम इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। साल 2022 में ये नेपट्यून ग्रह को पार कर जाएगा। उसके बाद ये पेगासस कॉन्स्टेलेशन में जाने के रास्ते पर निकल जाएगा। हमारे लिए ये एक ऐसा मेहमान था जिसके बारे में हम ज्यादा जान तो नहीं सके, पर इसने हमें भविष्य में आने वाले ऐसे मेहमानों के बारे में जानने के लिए प्रेरित जरूर किया। जिस गति से आज विज्ञान और तकनीक का विकास हो रहा है, हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य में शायद हम भी स्टार ट्रेक फिल्म की तरह इंटरस्टेलर ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।